साथियों, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर आप सभी को बधाई। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विचार की रक्षा करते हुए वर्तमान परिस्थितियों में उन पर कैसे अमल किया जाए। जिस समाज में हम रह रहे हैं वह वर्गीय समाज है। एक ऐसा समाज है जो दो खेमों में बटा हुआ है, एक शोषक और दूसरा शोषित। और एक वर्ग समाज में विचार भी वर्गीय होते हैं। तो जब हम विचार की रक्षा की बात कहते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या है। आज एक विचार हिंदुत्व का है। मौजूदा ठोस परिस्थितियों में जो बहुत कुछ उसके द्वारा पैदा की गई हैं उस पर जोर शोर के साथ अमल हो रहा है। तो क्या हमें उस पर कैसे अमल किया जाए, इस पर विचार करना। यह वह विचार है जो लुटेरों के हाथ में एक बड़ा हथियार है, जो हमारे देश में कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर के उनकी चाकरी में काम करते हुए फैसिज्म की तरफ हमें ले जा रहा है। कम से कम यह तो वह विचार नहीं है जिस पर हमें अमल करना है। तो फिर हमारे अमल के विचार कौन से हैं। हम कम्युनिस्ट पिछले 100 साल से एक सिद्धांत के लिए लड़ते रहे हैं। उस सिद्धांत के लिए हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। और वह सिद्धांत है शोषण मुक्त समाज की स्थापना, जिसे हम सरल शब्दों में समाजवाद का विचार कह सकते हैं। तो भारत में समाजवाद के विचार पर आज की परिस्थितियों में अमल कैसे किया जाए। क्या हम एकदम समाजवाद के लिए नारा दे सकते हैं, या समाजवाद वह मंजिल है जिस पर पहुंचने के लिए हमें दूसरे चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। इस बात को जानने के लिए हमें आज की परिस्थितियों का ठोस रूप से आकलन करना होगा। ये ठोस परिस्थितियां क्या हैं। हम जानते हैं कि मानव जीवन की बुनियाद उसके आर्थिक आधार पर होती है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वह पूंजीवाद के तेजी के साथ आगे बढ़ने का दौर है हमारे देश में। यह वह दौर है जिसमें हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद पूर्ण पूंजीवाद या टोटल कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, जिसको हम नव उदारवाद का युग भी कहते हैं। इस पूर्ण पूंजीवाद का मतलब क्या है। जब मैं पूर्ण पूंजीवाद शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो इससे मेरा मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में जनता के हित नहीं, बाजार के हित सर्वोपरि हो जाते हैं। और बाजार का हित किसमें है। बाजार का हित है अधिकतम मुनाफा कमाना। पूरी अर्थव्यवस्था का केवल एक
लक्ष्य हो जाता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उन सारे अवरोधों को जो बाजार की प्रभुसत्ता में बाधक बनते हैं, मुनाफा कमाने के रास्ते में रुकावट डालते हैं, उनको हटा दिया जाए। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समग्र पूंजीवाद इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखता है। उसकी नजर में बाजार के चश्मे से देखते हुए इंसान की हैसियत या तो एक माल कमोडिटी की है, या एक कस्टमर ग्राहक की है, या दोनों की है। इस पूर्ण साम्राज्य पूंजीवाद में सब कुछ मुनाफा अर्जित करने के लिए कमोडिटी हो जाता है। सामाजिक सेवाएं, सामाजिक दायित्व नाम की कोई चीज नहीं रहती है। नतीजा क्या निकलता है? जब इंसान एक कमोडिटी बन जाता है तो स्वाभाविक तौर पर यह पूंजीवाद इस बात की कोशिश करता है कि उस माल को सस्ते से सस्ता प्राप्त किया जाए। और ऐसा करने के लिए वह क्या करेगा? वह समाज कल्याण पर होने वाले खर्चों को, सामाजिक सुरक्षा को, समाज के प्रति उत्तरदायित्व वाली सेवाओं को, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह आवास हो, इन सब पर अपने खर्चों में कटौती करेगा। वह लागत कम करने की कोशिश करेगा। और जब वह व्यक्ति ग्राहक के तौर पर उसके सामने जाता है तो वह प्रयास करता है कि जो माल उसने अर्जित किया है, जो माल वह बाजार में ला रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचकर उससे मुनाफा कमाया जाए। अब ऐसा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले राजसत्ता, जिसे हम सरकार कहते हैं, वह आर्थिक क्षेत्र से बेदखल कर दी जाए। आर्थिक क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप समाप्त कर दिया जाए। और यह हमारे देश में हो रहा है। आजादी के बाद जब हमारे यहाँ का पूंजीपति कमजोर स्थिति में था, देश में प्रगति के नाम पर हकीकत में उस पूंजीपति वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तत्कालीन सरकारों ने पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। लेकिन अब उस पब्लिक सेक्टर की जरूरत इस पूर्ण विकसित पूंजीवाद के दौर में हमारे देश के पूंजीपति वर्ग को नहीं है। और इसलिए उस पूंजीपति वर्ग की सेवा में लगी हुई हमारी सरकार एक के बाद एक पूरे पब्लिक सेक्टर को ध्वस्त करती जा रही है। उनको कौड़ियों के मोल बेच रही है। ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, बल्कि हमारे देश की जो खनिज संपदा है वह भी देशी और विदेशी कॉरपोरेट घरानों के द्वारा लूट के लिए खोल दी गई है, जिसका ताजा उदाहरण कोयला की खदानों का है।
बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, और आगे बढ़ते हुए जिन्हें हम समाज के प्रति राज्य के कर्तव्य कहते हैं, जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से निर्धारित होते हैं, उन्हें एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। सार्वजनिक या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं खत्म, सरकारी शिक्षा खत्म, यह सब। और ऐसी दूसरी चीजें अब बिकाऊ माल बन गई हैं। हर किसी को शिक्षा मिले, गरीब से गरीब बच्चा भी उच्च शिक्षा पा सके, यह आज हमारी सरकार की चिंता नहीं है। जिसके पास जितने ज्यादा पैसा हो, वह उतनी बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब एजुकेशन एक कमोडिटी, बिकाऊ माल बन गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त करके सबको मजबूर किया जा रहा है कि वह बड़े बड़े व्यवसायियों के द्वारा स्थापित किए गए नर्सिंग होम्स में अपना इलाज कराने जाए। कौन जाएगा? केवल वही जो पैसे वाला है। और इस तरह देश की बहुसंख्यक जनता को स्वास्थ्य की सेवाओं से भी महरूम किया जा रहा है। जब पूरी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की लूट खसोट पर आधारित हो जाती है, तो उसका केवल एक नतीजा निकलता है। वह नतीजा है एक और संपत्ति का एवरेस्ट पहाड़ खड़ा होना, जो हमारे देश में हो रहा है। मुट्ठी भर कॉरपोरेट घराने, इजारेदार पूंजीपति और बिग बिजनेसमैन के हाथ में देश की संपत्ति का 3/4 से ज्यादा संकेंद्रित हो चुका है। और दूसरी ओर, क्योंकि संपत्ति एक ओर जमा हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर दूसरी ओर गरीबी का, भूखमरी का, बेरोजगारी का, कुपोषण का पाताल लोक बनना। ये कोई अचानक नहीं है कि आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि आर्थिक दृष्टि से जनता के लिए अनाज को उपलब्ध कराने की दृष्टि से हम अपने पड़ोसी छोटे छोटे देशों से भी पिछड़ गए हैं। यह कोई अस्वाभाविक नहीं है इन हालातों में कि हमारे यहां दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। यह सब स्वाभाविक नतीजा है पूंजीवाद का, जो नव उदारवाद के इस दौर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। निजीकरण उसका एक हथियार है, और यह निजीकरण केवल पब्लिक सेक्टर का ही नहीं हो रहा है, पब्लिक सेवाओं का भी हो रहा है। ब्रिटेन के अनुभव पर वहां के एक विद्वान ने लिखा कि सेवाओं को टुकड़ों में बांट करके फिर उसके निजीकरण की तैयारी होती है। जो उसका ब्रिटेन का अनुभव है, हमारे देश का अनुभव उससे अलग नहीं है। हम रेलवे को लें, सबसे पहले क्या हुआ? कैटरिंग निजी हाथों में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ स्टेशनों का बंदोबस्त निजी हाथों में। और अब क्या हो रहा है?
अब हो रहा है कि कुछ ट्रेनों को चलाने की जिम्मेदारी निजी हाथों में, और इस तरह टुकड़े टुकड़े करके समग्र रूप से जो जनता के लिए जरूरी बुनियादी सेवा है उसे पूंजीपतियों के, इजारेदारों के, अडानी साहब के हवाले कर दिया जा रहा है ताकि वे उससे अधिक से अधिक मुनाफा लूट सकें। सवाल केवल रेलवे का नहीं, बिजली में क्या हो रहा है? बिजली में इसी तरह सेवा के टुकड़े करके धीरे धीरे निजीकरण के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुनाफा कमाने में, इन पूंजीपतियों को पूरी मदद देने में, उनके लिए संसाधन जुटाने में हमारी इन वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार अपने को केवल आर्थिक क्षेत्र से अलग खींचकर ही मदद नहीं करती है, वह दूसरी तरह से भी उनकी मदद करती है। उसके लिए किसानों को कुछ देने को नहीं है। किसानों का एमएसपी का सिद्धांत कृषि की पूंजीवादी लूट में रुकावट डाल सकता है, इसलिए उसे खत्म किया जाना चाहिए। चुटकी बजाते हुए मौजूदा संसदीय सत्र में जो 4 कृषि कानून पारित किए गए, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उसमें प्रांतीय क्षेत्र भी शामिल होता है, प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में भी हुआ आता है, उनका कानूनों का सरल शब्दों में सीधा साधा मतलब क्या है? उसका सीधा साधा मतलब है किसान को मरने, लुटने, पिटने के लिए इजारेदार भेड़ियों के हवाले कर देना। अगर मजदूर के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, अगर मजदूर को सुविधाएं मिलती रहेंगी, अगर मजदूर को न्यूनतम वेतन देना होगा, अगर मजदूर को हायर फायर नहीं किया जा सकेगा, तो पूंजीपति के मुनाफे पर असर पड़ेगा। इसलिए क्या किया जाए? केवल 4 कानून किसानों के लिए नहीं बने, मजदूरों के लिए भी 3 कानून बने हैं जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पर, उनके ट्रेड यूनियन के अधिकार पर, उनकी नौकरी की सुरक्षा पर, सब पर सीधे सीधे चोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो मौजूदा इजारेदार के नेतृत्व में भूस्वामी पूंजीपति वर्ग की राज सत्ता है, अब उसने अपना काम केवल यहां तक सीमित कर लिया है कि उसे मजदूर और किसानों को मिलने वाले अधिकारों, राहतों पर हमला करते हुए पूंजीपति के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाना। बैंकों में जो पूंजी जमा होती है वह हमारी और आपकी मेहनत की कमाई है, लेकिन वह कमाई मेहनत कश आवाम के हित में काम में ना आ सके, उससे किसान को कर्ज ना मिल सके, अगर कर्ज मिले भी तो उससे पाई पाई वसूल कर लिया जाए। दूसरी ओर कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ का कर्ज मुहैया कराने में, मदद देने में और उस कर्ज को माफ करवाने में यह सरकार आगे रहती है। जब सरकार
इजारेदार घरानों को, बड़े पूंजीपतियों को, बिजनेसमैन को करों में लाखों करोड़ की छूट देती है, तो इसका मतलब क्या है? करों की इस छूट का मतलब है उन पूंजीपतियों के मुनाफे में बढ़ोतरी होना, क्योंकि कर के रूप में जो रकम वह राज्य को देते, जिसका इस्तेमाल वह जनता के हित में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में और दूसरे कामों में कर सकती थी, अब वह उनके पास बना रहेगा और वह उनकी निजी संपत्ति में बदल जाएगा, जिसका इस्तेमाल वह उत्पादन में नहीं करेंगे। जब उत्पादन का सवाल आएगा तो वह एक बार फिर से बैंकों से कर्ज लेंगे, उस कर्ज को चुकाएंगे नहीं और वह उनके अनुचर सरकार के द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। तो यह पूंजीवाद मेहनतकश जनता के सब वर्गों पर, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, खेत मजदूर हो, गांव का गरीब हो, नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्ग हो या तक उच्च मध्य वर्ग हो, उन सब की कीमत पर इजारेदारों को फलने फूलने में मदद कर रहा है। और इसीलिए इस महामारी को अवसर में बदल दिया गया है। किसान मरा, मजदूर मरा, पैर उसके लहूलुहान हुए, लॉन्ग मार्च पर उसे जाना पड़ा, लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, इन सब के मुनाफे 100% से भी ज्यादा बढ़ गए। ये एक भयावह तस्वीर है। आम आदमी की हालत बद से बदतर हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा के अवसर सिकुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। मजबूर होकर, जैसा हम सभी जानते हैं, सिर्फ किसान ही आत्महत्या नहीं कर रहा है, अब तो किसान से इतर गरीब वर्ग के तबकों को भी अपनी माली हालत से परेशान होकर उससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता दिख रहा है, आत्महत्याएं करने का। ये भयावह स्थिति चल सके, यह आर्थिक पूर्ण पूंजीवाद फल फूल सके, इसके लिए जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश में यह जरूरी है कि सरकार जनता के प्रति नहीं, इजारेदारों के प्रति उत्तरदायी हो। जब सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तो देश में उसका वर्गीय चरित्र कुछ भी हो, प्रजातंत्र की व्यवस्था काम करती है। हमने आजादी के बाद जो संविधान बनाया, वह नव आजाद देशों में सबसे अच्छे संविधानों में से एक था, अपनी सीमाओं के बावजूद। क्यों एक था? इसलिए सबसे अच्छे संविधानों में एक था कि उस संविधान में जनवादी मूल्यों की, संसदीय प्रजातंत्र की, संघवाद की, धर्मनिरपेक्षता की, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई थी। लेकिन आज की तारीख में इस संविधान के व्यवस्था का बने रहना ना तो इन इजारेदारों के हित में है और ना उनकी चाकरी करने वाली इस सरकार के हित में है। और इसलिए एक एक करके
हमारे देश में प्रजातंत्र के जो स्तंभ बताए जाते हैं, संविधान ने जो व्यवस्था की है, उसको समाप्त किया जा रहा है, उसमें पलीता लगाया जा रहा है। आज हमारे देश में अपनी वर्गीय सीमाओं के साथ हुई जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वह खतरे में है। सबसे पहले हम संस्थाओं को लें। संसद को एक तरह से मजाक बना दिया गया। संसद के पिछले सत्र में आपने देखा, लगभग हर 2 घंटे में एक कानून बन गया और कुछ कानूनों को तो बनाया गया, विधेयकों को राज्यसभा में पास कराया गया, संसद के नियमों की खुली अवहेलना करके। हमारे राज्यसभा के चेयरमैन साहब क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, व्यवस्था की आपाधापी थी, इसलिए मतदान के द्वारा निर्णय नहीं हो सकता था। लेकिन वह आपाधापी, अव्यवस्था एक अवसर थी ध्वनि मत से, जिसको वो बड़ी आसानी से पहचान गए, उन कानूनों को, विधेयकों को पास करा लेना। सांसदों के सवाल पूछने के अधिकार को खत्म कर दिया गया। विशेष परिस्थितियों का सत्र था। क्या मजाक की बात है। चोट केवल संसद पर ही नहीं है, राज्यपाल के पद को देख लीजिए। आज राज्यपाल की स्थिति, शब्द तल्ख हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में केंद्र की सत्ता के मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट से ज्यादा की नहीं रही है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र गरिमा, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने अपना सम्मान बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, राम नायक जो यहाँ के गवर्नर थे, उनकी पृष्ठभूमि आप सभी को मालूम है, उस पर विषयांतर में चर्चा हो जाएगी। वह भाजपा से ज्यादा बढ़कर के विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे थे। और हाल ही में महाराष्ट्र में कोश्यारी साहब, संघ परिवार से जिनके रिश्ते जग जाहिर हैं, वह मुख्यमंत्री को क्या लिखते हैं? जब महाराष्ट्र में कोविड की वजह से मंदिर न खोलने का फैसला लिया गया, तो वह लिखते हैं कि आप कब से धर्मनिरपेक्ष हो गए। यानी यह एक राज्यपाल है जो संविधान की शपथ लेकर पद पर पहुंचा है, उस संविधान की शपथ लेकर जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक बुनियादी सिद्धांत है, और वह मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहा है, उस पर तंज कस रहा है कि आप कब से धर्मनिरपेक्ष हो गए। न्यायपालिका जितना कम कहा जाए उतना थोड़ा है। संवैधानिक महत्व के प्रश्न मौजूद हैं, उन पर याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उन पर विचार करने का समय उसके पास नहीं है। लेकिन जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर
परस्पर विरोधी भावनाओं पर आधारित फैसले देने के लिए उसके पास पूरा मौका है। अयोध्या पर सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला मस्जिद को ढहाए जाने को आपराधिक कृत्य बताता है, और अपने रिटायर होने से कुछ दिन पहले दूसरे जज साहब उस पर फैसला देते हुए कहते हैं कि सारे अपराधी, आरोपी जो डंके की चोट पर कहते रहे कि उन्होंने मस्जिद गिरवाई, उन्होंने उसमें भूमिका अदा की, वह सब बेकसूर है। एक समय था जब आम आदमी में यह विश्वास था कि पार्लियामेंट गलत कर सकती है, सरकार गलत कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका गलत नहीं करेगी। न्यायपालिका पर यह भरोसा आज टूट गया है, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया का नतीजा है। यह उसी प्रक्रिया का नतीजा है जिसमें इजारेदारों के लिए जवाबदेह राजसत्ता को अपने सभी प्रजातांत्रिक अंगों को या तो खोखला बनाना है या खत्म करना है। हमारे संविधान में कुछ बुनियादी सिद्धांतों की बात कही गई। उनमें से एक सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता, जिसके लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे एक राज्यपाल महोदय सोचते हैं कि मुख्यमंत्री को धर्मनिरपेक्ष नहीं, हिंदुत्ववादी होना चाहिए और धर्म के साथ जाना चाहिए। यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हम कम्युनिस्टों के लिए क्या मतलब रखता है? हम कम्युनिस्ट अपनी चेतना के आधार पर धर्म को नहीं मानते, लेकिन साथ ही हम जिंदगी की ठोस परिस्थितियों में जनता के धर्म को मानने के, धर्म की समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की भी सम्मान करते हैं। हमारे लिए धर्म एक निजी मामला है। हर व्यक्ति को इस बात की पूरी आजादी होनी चाहिए कि वह किसी भी धर्म को माने, अपने घर में, निजी जीवन में उसका आचरण करे। लेकिन धर्म के आधार पर, राजनीति को धर्म के आधार पर समाज व्यवस्था को संचालित करने की कोशिश ना करें। यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है जिसको हमारे देश के बुर्जुआ शासक वर्ग ने शुरू से ही कमजोर किया। उन्होंने धर्म निजी मामला है, राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसके स्थान पर क्या सिद्धांत स्थापित किया? उन्होंने स्थापित किया धर्म समभाव। राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और जब पूंजीवाद और आगे बढ़ा, जब उस पूंजीवाद के और आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी हो गया कि संविधान में जो बुनियादी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको भी खत्म किया जाए, तो धर्म समभाव का सिद्धांत खत्म होकर स्थापित होने लगा हिंदू धर्म मात्र, और वो भी
वास्तविक हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म का वह ब्रांड जिसको आरएसएस मानता है। तो कॉमरेड, ठोस परिस्थितियों में हमने दो चीजें देखी। एक, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में समग्र पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हुए कदम जनता के तीव्र शोषण को, गरीबी, भूखमरी और उसको बढ़ते हुए बोझ को, आर्थिक बोझ को बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, हमने देखा कि इस बढ़ते हुए पूंजीवाद से जो बाजार की प्रभुसत्ता कायम हो रही है, वह देश के प्रजातांत्रिक ताने बाने को पूरी तरह से कमजोर और खत्म करने की तरफ जा रही है। लेकिन असर यहीं तक नहीं रहता है, असर इससे आगे भी जाता है। बाजार की प्रभुसत्ता होगी, मेहनत का गरीब जनता पर हमले होंगे, तो जनता उसका विरोध करेगी और जनता की एकजुट ताकत का मुकाबला करना इजारेदारों की किसी भी जमात के लिए पूरी राज सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाने के बावजूद सामना करना मुमकिन नहीं है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में एक और वह विघटनकारी विचारों को आगे बढ़ाते हैं। सांप्रदायिकता हो या जातवाद हो, इन दोनों का मतलब क्या है? एक का मतलब है धर्म के आधार पर विभाजित करना, दूसरे का मतलब है जातियों के आधार पर विभाजन करना। जातियों के अंदर भी उपजातियों के आधार पर विभाजन करना। एकाएक हमें एहसास होने लगता है, हमें से मतलब है हमारे सत्ताधारी वर्ग को, कि दलितों में महादलित भी हैं और दलितों को दोफाड़ करने के लिए हमें महादलितों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह एक काम है। दूसरे, अगर जनता को, सही दिशा में सोचने वाले बुद्धिजीवियों को अपनी बात रखने का मौका मिला, तो वह जनता की चेतना के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए क्या करो, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब वे बदल दो। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है सत्ताधारी दल की चाटुकारिता करने वाले विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, और जो सत्ता के विरुद्ध बोले उसका मुंह बंद कर दो। जरूरत पड़े तो गौरी लंकेश, दाभोलकर, कलबुर्गी और दूसरे उन जैसे निर्भीक पत्रकारों की तरह उन्हें इस दुनिया से ही विदा कर दो। आम आदमी में इस बुद्धिजीवी वर्ग को बदनाम करो, उसे अर्बन नक्सलाइट घोषित करो, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का बताओ, उसके हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर उसे देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश करो। एक बड़ा हमला विवेकशीलता पर,
तार्किकता पर हो रहा है। और इसी हमले को आगे बढ़ाने के लिए उसी के हिस्से के रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है, हमारे इतिहास को बदला जा रहा है। एक बसु भले ही राइज ऑफ द क्रिश्चियन पावर नामक कई खंडों की पुस्तिका में लिखे कि सिराजुद्दौला पहला देशभक्त सुल्तान था, भले ही हैदर अली और टीपू का महिमा मंडन साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ उनके संघर्ष को लेकर किया जाए, भले ही बहादुर शाह जफर के सामने उसके लड़कों को थाली में उनके सिरों को भेंट किया जाए, उसे देश से बाहर भेज दिया जाए और उसको इसी बात का अफसोस रहे कि उसे अपने देश की मिट्टी में मिलने का वो नहीं मिला। भले ही अमीर खुसरो अपने को हिंद का तोता कहकर गर्व महसूस करे, रसखान कृष्ण के बारे में लिखे, लेकिन ये सब इनकी नजर में भारतीय सभ्यता संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकते। और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी तो यहां तक फरमाते हैं कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का है। वो तो आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम ही बदल देते हैं। अपने पूरे कैरियर में नफरत की राजनीति करने वाले उन मुख्यमंत्री को यह एहसास नहीं, या जानबूझकर वह उस एहसास को खत्म करना चाहते हैं कि भारत की सभ्यता, ना कि गंगा जमनी तहजीब किसी एक धर्म के मानने वालों से नहीं, बहु धर्म के अनुयायियों से, बहुभाषाई लोगों से, विविध रीति रिवाजों को मानने वालों से, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों से मिलकर बनी है। यह एक प्लूरल सोसाइटी है और उसके इस बहुलवादी चरित्र को बनाए रखने के लिए ही हमारे संविधान में संघवाद के सिद्धांत की स्थापना की गई थी। लेकिन आज उस संघवाद को भी पलीता लगाया जा रहा है। एक तो वैसे ही प्रांतों को कोई विशेष वित्तीय अधिकार नहीं थे, लेकिन जो अधिकार थे भी वह एक के बाद एक या तो छीने जा रहे हैं या सीमित किए जा रहे हैं। आज संवर्ती सूची केवल नाम के लिए संवर्ती रह गई है, वह पूरी तरह से केंद्रीय सूची में बदल चुकी है। तो धर्मनिरपेक्षता पर हमला, संघवाद पर हमला, विचारों की अभिव्यक्ति पर हमला, यह सब क्या इशारा करते हैं? यह इशारा करते हैं कि हमें फांसीवाद की तरफ ले जाया जा रहा है। एक समय था जब हम कहते थे फांसीवाद का खतरा है, फिर हमने कहा फांसीवाद दस्तक दे रहा है, लेकिन आज हमें कहना होगा कि फांसीवाद हमारे देश के अंदर अपने कदम रख चुका है। और ये फांसीवाद जो अभी भले पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन जिसने अंदर पैर बढ़ा दिया है, वह कौन सा फांसीवाद है? यह फांसीवाद है
जिसे हम सांप्रदायिक फांसीवाद कहते हैं। यह वह फांसीवाद है जो हिंदुत्व के विचार और इजारेदार पूंजी के आर्थिक हितों के कॉकटेल से तैयार हो रहा है। यह हिंदुत्व का विचार क्या है? हिंदुत्व पर लंबी चर्चा हो जाती है। यह कोई एक जड़ विचार नहीं है। हम कम्युनिस्ट हैं। हम इस बात को मानते हैं कि सब कुछ हो रहा है नहीं। जब आरएसएस नहीं था, उससे पहले भी हमें हिंदी साहित्यकार के अंदर प्रताप नारायण के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का शब्द सुनाई दे जाता था। हमें उस जमाने में भी ये सुनने को मिल जाता था कि मैं हिंदू पहले हूं, भारतीय बाद में। प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते धर्म के आधार पर ऐसे संगठन जो राजनीति में हिस्सा ले रहे वो कायम हो चुके थे। हिंदू महासभा आ गई थी और 1920 के दशक में मुंजे, हेडगेवार और सावरकर ने आरएसएस को बना लिया था। सावरकर हिंदुत्व के एक बड़े व्याख्याता, और मजे की बात यह है कि जिस तरह मुस्लिम लीग के मुखिया जिन्ना को इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था अपने निजी जीवन में, उसी तरह सावरकर भी अपने विचारों में अपने स्तर पर नास्तिक थे, लेकिन वह हिंदुत्व के झंडा बरदार थे। समानता यही समाप्त नहीं हो जाती। जिन्ना से पहले दो राष्ट्रों का सिद्धांत सावरकर ने ही प्रतिपादित किया। ये सावरकर थे जिन्होंने कहा हिंदू एक अलग राष्ट्रीयता है, मुस्लिम एक अलग है। भारत में केवल हिंदू राष्ट्र हो सकता है। अगर मुसलमानों को रहना है तो उन्हें अधीनस्थ की हैसियत से रहना होगा। जिन्ना एक कदम और आगे बढ़ गए। हिंदू एक कौम है, मुसलमान एक कौम है, दोनों अलग राष्ट्रीयताएं हैं, इसलिए दोनों का अलग राज्य होना चाहिए। हिंदुत्व की इसी विचारधारा को लागू करने के लिए आरएसएस हमेशा से सक्रिय रहा। भारत की आजादी हिंदू राष्ट्र की आजादी नहीं होती, इसलिए देश की आजादी की लड़ाई में वह हमेशा नकारात्मक भूमिका अदा करता है। जब जनता लड़ रही थी तब हिंदुत्ववादी लोग प्रांतों में सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, उनके द्वारा योजनाएं बन रही थी कि कैसे भारत में केवल हिंदू रहें, हिंदू राष्ट्र रहे। आप शमसुल इस्लाम के द्वारा किए गए शोध कार्य को पढ़िए। वो बताते हैं कि आजादी से ठीक पहले
गुरु गोलवलकर ने पूरी योजना बनाई थी उस तरह की नस्ल कुशी की जो गोधरा कांड के बाद, जिसका लघु रूप हमें गुजरात में देखने को मिला। यह हिंदू राष्ट्र के मानने वालों के लिए मौजूदा संविधान बेमायने था। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया। गोलवलकर कहते थे और उसके अनुयायी उसको मानते हैं कि दुनिया में केवल और केवल एक संविधान है जो सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, और वह मनुस्मृति है, और जिसे केवल भारत का नहीं पूरी दुनिया का संविधान होना चाहिए। इसलिए हिंदुत्व का मतलब है भारत को एक ऐसे हिंदू राष्ट्र में बदलना जो मनुस्मृति के द्वारा संचालित हो, और जब पूर्ण बहुमत के साथ उनको सत्ता में आने का मौका मिला तो उन्होंने अपने इस एजेंडे पर तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। इजारेदार पूंजीपति वर्ग के साथ मिल गए, और उस काम का नतीजा क्या है? मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के क्या स्थिति है, क्या अधिकार है, उनके प्रति क्या रवैया होना चाहिए, इसके बारे में इतना ज्यादा कहा जा चुका है कि उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उसका सीधा नतीजा हमें दिख रहा है। समाज के विभाजन के तौर पर दलितों पर, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों के रूप में आजादी के 70 साल के बाद उनकी स्थिति बेहतर होने के बजाय बदतर होते जाने के रूप में। आदिवासी नहीं है, क्योंकि अगर उनको हम आदिवासी मान लें, यानी पहला निवासी मान लें भारत का, तो फिर हम हिंदू अपने को कैसे उचित है? इसलिए वो वनवासी है जिनको हमें हिंदुत्व में शामिल करना है। मुंजे जो सावरकर हरिद्वार के साथ आरएसएस के बनाने वालों में प्रमुख थे, उन्होंने यूरोप की भी यात्रा की थी, मुसोलिनी से भी मिले थे, नाजी जर्मनी को भी देखा था, और उन्होंने वहां की संस्था और वहां के नियमों को संघ के माध्यम से देश में लागू करने के लिए भी योजनाएं प्रस्तुत की थी। जर्मन शुद्ध आर्य नस्ल है, तो भारत के फाशीवाद में शुद्ध आर्य नस्ल कौन है? हिंदू। लेकिन ये हिंदू नस्ल कुछ मिश्रित की वजह से अपना शुद्ध रूप खो रही है। इसलिए क्या होना चाहिए? हो सकता है आप में से कुछ को जानकारी ना हो, एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा संघ परिवार के द्वारा, नस्ल सुधार प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत वह 2020 के अंत तक कई हजार शुद्ध नस्ल के आर्य हिंदुओं को पैदा करने की योजना रखते हैं, जो लंबे होंगे, गोरे होंगे, जिनमें तथाकथित आर्य जाति के
सभी चारित्रिक लक्षण पाए जाते होंगे। यह कॉमरेड हमारे देश की संक्षेप में मौजूदा ठोस परिस्थितियां हैं। हम आर्थिक दृष्टि से नव उदारवादी नीतियों पर चलते हुए एक टोटल कैपिटलिज्म में जा रहे हैं, जिसमें जनता का शोषण गहन से गहन होता जा रहा है। वह आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह हो रही है। यह काम मुमकिन हो सके, इसके लिए हमारे यहाँ की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को, विरोध के स्वरों को कुचला जा रहा है और प्रजातंत्र के स्थान पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये हालात हैं जो पैदा हुए शासक वर्ग की विचारधारा के लागू होने से। अब इसके विरोध में हमें क्या करना है? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? समाजवादी विचार पर आधारित शोषण मुक्त समाज की स्थापना। यह एक भविष्य का काम है। उस मंजिल तक जाने के लिए हमें पहले दूसरे कामों पर, तात्कालिक कामों पर ध्यान देना होगा। और ये तात्कालिक काम क्या है? हमें उन विघटनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा, चाहे वह क्षेत्रीयता पर आधारित हो, चाहे वह जातवाद पर आधारित हो, चाहे वह सांप्रदायिकता पर आधारित हो, जो जनता की एकता को तोड़ती है। एक विखंडित टुकड़ों में बटी हुई जनता इस वर्तमान तीखे हमले का मुकाबला नहीं कर सकती और इसलिए हमें जनता के बीच में जाकर उसे बताना होगा कि कैसे सांप्रदायिकता, जातवाद, क्षेत्रीयता, यह सब उसे बांटकर उसकी लड़ाई को कमजोर करके उसके बदहाल जीवन के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं और इनसे मुक्ति पाकर के ही वह अपनी लड़ाई को आगे ले जा सकती है। हमें मेहनतकश आवाम के वर्गीय संघर्षों को तेज करना होगा, क्योंकि जब वर्गीय चेतना बढ़ती है तो पहचान की राजनीति पीछे चली जाती है और जब पहचान की राजनीति आगे बढ़ती है तो वर्गीय चेतना कमजोर हो जाती है। आज पहचान की राजनीति आगे है, इसलिए मेहनतकश आवाम में वर्गीय चेतना कमजोर है। हमें यह मानने में, इस हकीकत को स्वीकार करने में कोई ऐतराज या शर्म नहीं होनी चाहिए कि आज का मजदूर, आज का किसान, मजदूर और किसान होने से पहले हिंदू, मुसलमान, सिख या सवर्ण, पिछड़ा और दलित जातियों में, या बिहारी, मराठा मानुस, आंध्र का बेटा बन जाता है। इनसे हमें उठना होगा। जब हम वर्गीय संघर्षों को तेज करते हैं, और जो आज हो रहे हैं, क्या पंजाब का किसान जब रेल की पटरियों पर बैठ करके आंदोलन कर रहा है तो उसमें लोगों को अलग अलग छांटा जा रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है? नहीं, वो सब किसान है। वर्गीय चेतना इन पहचानों को पीछे धकेल रही है। जब रेलवे मजदूर ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ
लड़ाई शुरू की, आगे अपनी लड़ाई को बढ़ाया, तो क्या वो जातियों के आधार पर बटा? नहीं। उन सबको यह जरूरी था कि सब एकजुट होकर के रेल के निजीकरण को रोकें और अपने जीवन पर होने वाले हमले से अपनी रक्षा करें। तो वर्गीय संघर्षों को तेज करना, वर्ग चेतना को बढ़ाने का और दुश्मन वर्ग के द्वारा, सत्ताधारी वर्ग के द्वारा पैदा किए गए विचारों को पीछे धकेलने का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हो जाता है, जिस पर हमें ईमानदारी के साथ अमल करना होगा। लेकिन वर्ग संघर्ष केवल आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं होता है। वर्ग संघर्ष वैचारिक वर्ग संघर्ष भी होता है। हमें जनता की चेतना को ऊंचा उठाने के लिए उसके दिमाग को उन विचारों से मुक्त करना होगा जो मौजूदा सत्ताधारी वर्ग के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। हिंदुत्व के विचार को फैलाने के लिए अपने अंदर कोई आइकॉन ना होने के कारण संघ परिवार अपने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से नए आइकॉन पैदा करता है। विवेकानंद उनके आराध्य हैं। यह हमारी कमजोरी है कि हमने विवेकानंद जी को उनके लिए छोड़ दिया। एक जगह विवेकानंद जी ने क्या कहा, भारत के विकास के लिए हिंदू मस्तिष्क और इस्लामी ताकत का मेल जरूरी है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता, तभी हमारा देश रह पाएगा। ये थे विवेकानंद जी। एक दूसरी जगह उन्होंने क्या कहा, हमारे पुरखों ने दलितों पर हजारों वर्ष जो अत्याचार किए उसका प्रायश्चित करने के लिए अगर आज सवर्णों को कुछ त्याग करना पड़ता है तो उन्हें करना चाहिए। यह थे विवेकानंद जी, जो जातीय अन्याय और जाति उत्पीड़न के खिलाफ बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जिन भारतीय विचारकों को, भारतीय नायकों को अपना बताकर उन्हें गलत रूप में जनता के बीच में पेश किया जा रहा है, और चूंकि हमारे द्वारा उसका विरोध नहीं होता है, इसलिए जनता उसको स्वीकार कर लेती है सत्य के रूप में। आज जरूरत आ गई है कि उन महानायकों का जो असली रूप है उसे जनता के सामने लाते हुए यह बताया जाए कि कैसे ये हिंदुत्ववादी ताकतें, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे अरविंद घोष हो, चाहे अंबेडकर हो, उनको अपने गले लगा करके जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहिए। तो कॉमरेड, अमल का सवाल जहां तक है वह बात स्पष्ट है। हमें मौजूदा संविधान पर होने वाले हमले का मुकाबला करना है, जनता की रोजी रोटी पर होने वाले हमले का मुकाबला करना है, हमें विवेकशीलता पर होने वाले हमले का मुकाबला करना है, और इन हमलों का मुकाबला करने के लिए एक और हमें वर्गीय एकता
वर्ग संघर्ष को तेज करना है, दूसरी ओर जनतंत्र की रक्षा करने के लिए, फासीवाद के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हमें जनवादी ताकतों को एक व्यापक मंच पर लाकर उन्हें वैचारिक और राजनीतिक तौर पर जनता के बीच में बेनकाब कर आइसोलेट करना है। संघर्ष और चेतना, अमल में इन दोनों पर काम करना है, लेकिन इन दोनों पर काम करने की जो पहली शर्त है कॉमरेड, उसको याद रखिए। मार्क्स ने कहा था, शिक्षक को पहले खुद शिक्षित होना पड़ता है। अगर हम ऐसे कम्युनिस्ट बने रहे जो सबकॉन्शियसली जातवाद को ना सिर्फ मानता है बल्कि उसे अभिव्यक्त भी करता है। एक समय हमें कई कमेटियों की रिपोर्ट में देखने को मिलता था कि जातवाद है। हमें कई क्लासों में और कॉन्फ्रेंसेस में सुनने को मिलता था कि कॉमरेड, जब सवर्ण कॉमरेड दलित कॉमरेड के साथ भेदभाव करे तो क्या करना चाहिए। जब कॉमरेड बीटीआर ये कहें कि हम कम्युनिस्ट, बाहर कम्युनिस्ट हैं, लेकिन घर के मामले में घर के अंदर सामंती सोच के हो जाते हैं, अपनी महिलाओं पर उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे दूसरे करते हैं, तो हम महिला सशक्तिकरण की लड़ाई कहां से लड़ेंगे? हम दलितों के लिए कहां से लड़ेंगे? अगर हम सांप्रदायिकता के सवाल पर चुप हो जाते हैं तो हम सांप्रदायिक ताकतों से कहां से लड़ेंगे? इसलिए कॉमरेड, अमल का पहला चरण है कि अपने को उन विचारों से पूर्ण रूप से मुक्त कीजिए, अपने को शिक्षित कीजिए कि आप वर्ग दुश्मन वर्ग के विचारों के प्रभाव में ना रहें, और तभी आप विश्वास और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाकर के उससे सही दिशा में, सही चेतना में से लैस होकर सही संघर्षों में आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं। आज चुनौती भले ही बड़ी हो, लेकिन हम कम्युनिस्टों का इतिहास बड़ी चुनौतियों का सामना करना, उनका सामना करते हुए बड़ी कुर्बानियां देना और अंत में विजय पाना, यही हमारा इतिहास रहा और आगे भी यही इतिहास रहेगा। यही 100वें वर्ष के समारोह में हमारा संकल्प और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लाल सलाम।